हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ का 8th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 59 टॉपिक हम प्रीवियस 7 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर यानी कि धारा 2023 के बारे में। देन हम जानेंगे माइक्रो एलईडीज के बारे में, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे भारसिनी इनिशिएटिव के बारे में, साथ ही साथ एक और इनिशिएटिव मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस के बारे में भी चर्चा करेंगे। और जानेंगे क्वासी क्रिस्टल्स क्या होते हैं, एक डिसीज लिम्फेटिक फ्लेरेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। और जानेंगे वेब 3.0 के बारे में, फॉरएवर केमिकल्स क्या होते हैं, साथ ही साथ एक स्पीसीज ब्लैक बग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर यानी कि धारा 2023 से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन एसोसिएशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जो अर्बन 20 इनिशिएटिव जो शुरू किया गया है, उसके अंतर्गत स्ट्रॉन्ग सिनर्जीज बिठाई गई है धारा के साथ मिलकर। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो रिवर सिटीज अलायंस है, इसको लॉन्च किया गया 2021 में एज अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर गंगा सिटीज अक्रॉस द इंडिया, जिसके अंतर्गत जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है अर्बन रिवर से संबंधित उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस एंड एक्सचेंज किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन एसोसिएशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जो अर्बन 20 इनिशिएटिव जो शुरू किया गया, उसके साथ स्ट्रॉन्ग सिनर्जीज बिठाई गई है धारा की, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो रिवर सिटीज अलायंस है, इसको लॉन्च किया गया 2021 में एज अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द गंगा सिटीज अक्रॉस द इंडिया, तो ये केवल गंगा सिटीज के लिए नहीं, ये इसमें लगभग 95 सिटीज इसके अंतर्गत शामिल है। और इसके अंतर्गत जो भी अर्बन रिवर से संबंधित जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो सकता है, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को डिस्कस एंड एक्सचेंज किया जाता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा A, 1 एंड 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो धारा है यानी कि जो ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर, साथ ही साथ जो एनुअल मीटिंग है मेंबर ऑफ रिवर सिटीज अलायंस की, अभी ये आयोजित की गई। और इसके अंतर्गत धारा 2023 जो आयोजित की गई वह नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन एसोसिएशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर 13 से 14 फरवरी को पुणे में ये आयोजित की गई। इसके अलावा ये जो आयोजन किया गया, म्युनिसिपल कमिश्नर जो भी एक इसके अंतर्गत रिवर सिटीज अलायंस के अंतर्गत जो भी एक मेंबर सिटीज़ के जो म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं, उनके लिए एक क्या आउटकम्स हो सकते हैं, पॉसिबल जो लर्निंग आउटकम्स हो सकते हैं रिवर मैनेजमेंट से संबंधित, तो उसके लिए ये इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा इसके जो आउटकम्स रहे, एक्सपेक्टेड जो आउटकम्स हैं कि डेवलपमेंट किया जाएगा एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस का, जिससे कि लोकल रिवर का जो मैनेजमेंट है वह उसको इन्हेंस किया जा सके। साथ ही साथ इसमें स्ट्रॉन्ग सिनर्जीज बिठाई गई है धारा की, जो भी इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जो अर्बन 20 इनिशिएटिव शुरू किया गया है उसके साथ में। साथ ही साथ इसमें एक सेशन और आयोजित किया गया जिसमें यंग पीपल्स को यूथ फॉर रिवर्स के लिए, जिसके अंतर्गत जो भी डिफरेंट डिसिप्लिन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अर्बन रिवर्स के मैनेजमेंट से संबंधित कोई उनके पास आइडिया है, तो उसके लिए उनको अपॉर्चुनिटी इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराई गई। इसके अलावा अगर हम बात करें धारा 2023 की, तो ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है फॉर रिवर रिलेटेड सॉल्यूशंस के लिए, और ये एक तरीके से क्रिएट करता है सप्लाई और जो डिमांड्स है उनके बीच में ये मैच करने का प्रयास करता है। अगर हम बात करें डिमांड साइड की, तो डिमांड साइड के अंतर्गत जो भी कमिश्नर्स हैं या जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं रिवर सिटीज अलायंस के, तो उनकी सिटीज से संबंधित क्या डिमांड है, साथ ही साथ जो 95 सिटीज हैं उनकी जो पॉपुलेशन है 50,000 से 10 लाख तक की वहाँ पर जो पॉपुलेशंस हैं, तो उनकी क्या डिमांड्स हैं रिवर मैनेजमेंट से संबंधित, या हिली एरियाज हो गए, या कोस्टल एरिया, एरिड, या जो हैवीली जो अर्बनाइज्ड एरिया हैं, या हेरिटेजेस जो सिटीज़ हैं, उनकी क्या स्पेसिफिक डिमांड्स हैं। तो उसके अंतर्गत ये डिमांड्स को एक तरीके से, साथ ही साथ जो सप्लाई साइड की अगर हम बात करें, तो सप्लाई साइड के अंतर्गत इनसे संबंधित जो एक्सपर्ट्स हैं या थॉट लीडर हैं
या उनकी जो फंडिंग एजेंसीज हैं या ऑन द ग्राउंड जिन्होंने काम किया है उस संबंधित प्रैक्टिशनर्स हैं या टेक्नोलॉजिकल प्रोवाइडर्स हैं, और जो ब्लू स्काई जो थिंकिंग करते हैं या जो इनोवेटिव थिंकिंग की जाती है यंग पीपल्स के द्वारा, तो उनको एक तरीके से सप्लाई किया जाता है इनकी डिमांड्स के अनुसार में। तो ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है सप्लाई एंड डिमांड को मैच करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें रिवर सिटीज़ अलायंस की, तो रिवर सिटीज़ जो अलायंस था स्टार्ट हुआ था 30 सिटीज़ को लेकर इन 2021 में, लेकिन करेंटली इसमें 95 सिटीज़ इसमें मेंबर बन चुकी हैं। इसके अलावा इसको लॉन्च किया गया था 2021 में एज अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द रिवर सिटीज़ के लिए अक्रॉस द इंडिया, और इसके अंतर्गत जो भी अर्बन रिवर से संबंधित जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस किया जा सकता है और एक्सचेंज भी इसके अंतर्गत किया जा सकता है। इसके अलावा जो रिवर सिटीज अलायंस है कि वर्ल्ड के अंतर्गत ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अलायंस है, और जो कि एक सिंबलाइज करता है सक्सेसफुल जो पार्टनरशिप है टू मिनिस्ट्रीज के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसके अंतर्गत पार्टिसिपेटिंग मिनिस्ट्रीज हैं। इसके अलावा ये जो अलायंस है फोकस करता है 3 ब्रॉड थीम्स पर, जिसके अंतर्गत ये नेटवर्किंग तैयार करता है इन सिटीज की। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग करने का प्रयास करता है और उनको टेक्निकल सपोर्ट भी इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये हमने बात की धारा 2023 और रिवर सिटीज अलायंस के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रो एलईडी से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो माइक्रो एलईडी है एक सेल्फ इल्यूमिनेटिंग डायोड है जो कि एक ब्राइटर एंड बेटर कलर रिप्रोडक्शन देता है। जो भी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, तो उससे ये बेहतर ब्राइटर एंड बेटर कलर रिप्रोडक्शन देता है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो बेसिस है माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजी का वह सैफायर है, और जो सैफायर यानी कि जो नीलम है ये साइन कर सकता है हमेशा के लिए। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो स्क्रीन है ये फ्रीली रिसाइज हो सकती है इन एनी फॉर्म फॉर प्रैक्टिकल यूजेस के अंतर्गत। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो माइक्रो एलईडी है एक सेल्फ इल्यूमिनेटिंग डायोड होता है जो कि एक तरीके से ब्राइटर एंड बेटर कलर रिप्रोडक्शन देता है देन द ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड से। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसका जो बेसिस है माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजी का वह सैफायर यानी कि जो नीलम, जो कि हमेशा के लिए अपने आप चमक सकता है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसकी जो स्क्रीन होती है वह फ्रीली रिसाइज्ड हो सकती है इन एनी फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल यूजेस के अंतर्गत। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि जो एप्पल शिफ्ट होने वाला है माइक्रो एलईडी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पर, और उसने रिपोर्ट किया है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये अंडर प्रोसेस है और ये कंसीडर करेगा एक नेक्स्ट बिग ट्रांजिशन इन अ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। अगर हम बात करें माइक्रो एलईडी की, तो ये एक सेल्फ इल्यूमिनेटिंग डायोड्स होते हैं जो कि एक ब्राइटर एंड बेटर कलर रिप्रोडक्शन देते हैं देन द जो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग जो डायोड्स हैं ओ एलईडी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, तो उससे ये बेटर एंड कलर रिप्रोडक्शन देते हैं। इसके अलावा इसका जो बेसिस है वह टेक्नोलॉजी बेस है सैफायर यानी कि नीलम पर, और जो नीलम जो होता है वह अपने आप चमक सकता है हमेशा के लिए। इसके अलावा जो माइक्रो एलईडी है एक जो स्क्रीन होती है फिल्ड विद सच स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग लाइट से, साथ ही साथ जो इसमें जो पिक्चर होती है माइक्रो एलईडी स्क्रीन के अंतर्गत वह जनरेट होती है सेवरल इंडिविजुअल लाइट इमिटिंग डायोड के माध्यम से। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो जो माइक्रो एलईडी जो डिस्प्ले है एक ब्राइटर और साथ ही साथ बेटर कलर रिप्रोडक्शन देता है और प्रोवाइड कराता है बेटर व्यूइंग एंगल को। इसके अलावा इसमें जो इमेज जो अपीयर होती है उसमें आपको लगेगा कि ये जो स्क्रीन है उसके ऊपर वह इमेज चल रही है, तो यानी कि इसमें जो इमेज जो अपीयर होती है पेंटेड ऑन द टॉप ऑफ द डिवाइस के ग्लास पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो माइक्रो एलईडी है एक लिमिटलेस स्केलेबिलिटी, साथ ही साथ ये रिजोल्यूशन फ्री, बेजल फ्री, रेशियो फ्री, इवन ये साइज फ्री टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा जो स्क्रीन है ये फ्रीली रिसाइज्ड होती है इन एनी फॉर्म ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस के अंतर्गत।
इसके अलावा जो माइक्रो एलईडी होती है सेल्फ इमिसिव होती है और इंडिविजुअली ये प्रोड्यूस कर सकती है रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर के कलर्स को। और इसमें ज़रूरत नहीं होती कि जो पहले की अगर हम बात करें कन्वेंशनल जो डिस्प्ले की, तो इसमें ज़रूरत होती है कि इन जो रेड, ग्रीन और जो ब्लू कलर्स होते हैं उनकी बैक लाइटिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके अंतर्गत ये सेल्फ ही प्रोड्यूस करती है रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर को, तो इसलिए इसमें बैक लाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो बेन डायग्राम के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि एलसीडी, ओएलईडी और माइक्रो एलईडी में किस तरीके से डिफरेंस है। एलसीडी की अगर हम बात करें तो ये इसकी लोएस्ट कॉस्ट आती है, साथ ही साथ जो लार्जेस्ट जो मार्केट शेयर है वह इसके अंतर्गत एलसीडी के अंतर्गत देखा जाता है। लेकिन इसके अगर हम बात करें जो एलसीडी से जो बेहतर टेक्नोलॉजी है वह ओएलईडी है, जिसके अंतर्गत जो अगर हम बात करें माइक्रो एलईडी और ओएलईडी के अंतर्गत ये सेम जो चीज़ें हैं वह आपको दोनों में देखने को मिलेंगी, जैसे कि सेल्फ इमिसिव पावर, हाई कॉन्ट्रास्ट, बाइट व्यूइंग एंगल आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ बाइट कलर गैमेट इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ परफेक्ट ब्लैक और फोल्डेबिलिटी इन दोनों के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगी। लेकिन माइक्रो एलईडी में क्या हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा वह यह है कि हाई ब्राइटनेस देखने को मिलती है, लॉन्ग लाइफ है इसकी, हायर पिक्सल जो डेंसिटी होती है वह देखने को मिलेगी, साथ ही साथ हायर ल्यूमिनस एफिकेसी, लोअर पावर कंजप्शन, सिंपल पैकेजिंग, साथ ही साथ फास्टर रिफ्रेश रेट भी इसके अंतर्गत होगी। लेकिन इसके साथ में ये समस्या ये है कि ये इसकी जो कॉस्ट होगी माइक्रो एलईडी की वो ओएलईडी से ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया माइक्रो एलईडी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महर्षि दयानंद सरस्वती जी से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि वे फाउंडर थे आर्य समाज के और ये एक हिंदू रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1875 में। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो दयानंद एंग्लो वैदिक जो स्कूल है ये एग्जिस्टेंस में आए 1886 में और इसके अंतर्गत जो विजन था स्वामी दयानंद सरस्वती का उसका रियलाइजेशन इन स्कूल्स के माध्यम से हुआ। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो दयानंद का जो व्यू थे वह पब्लिश किए जाते थे, उनकी जो फेमस वर्क था सत्यार्थ प्रकाश जिसको द ट्रू एक्सपोजिशन भी कहा जाता था। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये फाउंडर थे आर्य समाज के जो कि हिंदू रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि स्टैब्लिश की गई थी 1875 में, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इनके जो रियलाइजेशन था इनके स्वामी दयानंद सरस्वती का वह एग्जिस्टेंस के रूप में आया दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के रूप में 1886 में, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि उनके जो व्यू थे वे पब्लिश किए जाते थे, उनके जो फेमस वर्क था सत्यार्थ प्रकाश जिसको ट्रू एक्सपोजिशन भी कहा जाता था, तो उसके अंतर्गत इनके पब्लिश किए जाते थे विचार, तो ये इसके अंतर्गत ये भी करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो कॉन्टेक्स्ट है अभी इनका जो 200 जो बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी दयानंद सरस्वती की वे ऑब्जर्व की जा रही है रिसेंटली। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे जो कि एक तरीके से इंडिया के अंतर्गत 19th सेंचुरी में रहे। ये इनका जो जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को हुआ था इन द टाउन ऑफ टंकारा ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात के अंतर्गत। इसके अलावा इनके कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये फाउंडर थे आर्य समाज के जो कि हिंदू रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि स्टैब्लिश की गई थी 1875 में। और इनकी जो टीचिंग्स थी वह एक तरीके से रूटेड थी वेदास पे और उनका जो उद्देश्य था कि प्रमोट किया जा सके प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, मॉरलिटी और यूनिटी ऑफ हिंदूज के बीच में। और उनका मानना था कि जो उस समय का जो समाज है उसको वेदों की तरफ लौटना चाहिए, यानी कि उनको वेदों के अंतर्गत उनका अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा वे एडवोकेट करते थे रिजेक्शन ऑफ ब्लाइंड फेथ ऑफ जो सुपरस्टिशंस जो आपके अंधविश्वास होते हैं उनको, साथ ही वे इनकरेज करते थे कि पीपल को कि वे एक तरीके से नॉलेज एक्वायर करें और अंडरस्टैंडिंग करें और अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर, अपने रीजन्स के आधार पर, अपनी रैशनैलिटी की तार्किकता के आधार पर जो भी एक तरीके से सुपरस्टिशंस या किसी भी तरीके की परंपरा चल रही है उसको अपने तौर पर परखें। इसके अलावा ये वर्क करते थे टूवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन, साथ ही साथ एलिमिनेट किया उन्होंने जो सोशल इविल्स थे जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था या जो मूर्ति पूजा की जाती थी उनको।
इसके अलावा जो दयानंद एंग्लो वैदिक जो कॉलेज थे ये एग्जिस्टेंस में आए 1886 में, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के एक तरीके से उनका ये विजन था। इसके अलावा जो दयानंद के जो व्यूज थे वह पब्लिश किए जाते थे। इनके जो फेमस वर्क था सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत, जिसको द ट्रू एक्सपोजिशन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषिनी इनिशिएटिव से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो भाषिनी जो टीम है उसने बिल्ड किया है एक व्हाट्सएप बेस्ड चैटबॉट को, जो कि रियलाइज करता है इंफॉर्मेशन जनरेट करता है बाय द गूगल बार्ड टू रिटर्न एक तरीके से अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देता है क्वेरीज का। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इनिशिएटिव है मेनली टारगेट करता है रेसिडेंशियल और जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनके लिए, और जिसके अंतर्गत वे अपने क्वेश्चंस को चैटबॉट के अंतर्गत वॉइस नोट्स के माध्यम से इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो करेंटली इसमें जो चैटबॉट है ये सपोर्ट करता है 12 लैंग्वेजेस को। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो भाषिनी जो टीम है एक तरीके से बिल्डिंग किया है इन्होंने व्हाट्सएप बेस्ड एक चैटबॉट को, जो कि एक तरीके से रियलाइज कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है गूगल बार्ड के माध्यम से, जिसके अंतर्गत ये जो क्वेरीज हैं उनका जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इसके अंतर्गत दे सकता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो जनरेट करता है वह गूगल बार्ड के माध्यम से नहीं, बल्कि जो ओपन एआई के द्वारा जो चैट जीपीटी निकाली गई है उसके द्वारा ये एक तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो इनिशिएटिव है मेनली टारगेट करता है जो रूरल एरियाज में रहने वाले रेसिडेंशियल्स के लिए, जिसके अंतर्गत वे वॉइस नोट्स के माध्यम से इसमें अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो चैटबॉट है सपोर्ट करता है 12 लैंग्वेजेस को, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B 2 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो भाषिनी एक टीम ने इसने जो बिल्डिंग किया है व्हाट्सएप बेस्ड एक चैटबॉट को, जो कि एक अपनी जो इन्फॉर्मेशन है जनरेट कर सकता है चैट जीपीटी के माध्यम से, और जो क्वेरीज होती हैं उसका एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ये प्रोवाइड करा सकता है। ये जो इनिशिएटिव है मेनली टारगेट करता है रूरल एरियाज के जो रेसिडेंशियल हैं उनके लिए, और जो एक तरीके से अपने क्वेश्चंस को वॉइस नोट्स के माध्यम से इससे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो इंडिया के जो रूरल पॉपुलेशन है ये लगभग 22 लैंग्वेजेस ऑफ जो बोली जाती है उनके द्वारा, तो ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक तरीके से एक लैंग्वेज मॉडल तैयार किया जा सके जिससे उनकी क्वेरीज सॉल्व की जा सके। करेंटली अगर हम बात करें तो जो चैटबॉट है 12 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, जिसके अंतर्गत इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और जो बंगाली, कन्नड़ और उड़िया एंड आसामीज के अंतर्गत ये वर्क करता है। और इसके अंतर्गत जो यूजर्स हैं सिंपली एक तरीके से इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वॉइस नोट्स के माध्यम से, और ये एक तरीके से वॉइस बेस्ड रिस्पॉन्स उनको प्रोवाइड करा देता है चैट जीपीटी के माध्यम से। इसके अलावा ये जो बिल्ड किया गया है लैंग्वेज मॉडल ये जरूरी है जिससे कि लार्ज डाटा सेट तैयार किया जा सके वेरियस जो लोकल लैंग्वेजेस हैं जो कि स्पोकन की जाती हैं इन इंडिया के अंतर्गत, और इसमें एक तरीके से उस जो ट्रेनिंग मॉडल दिया गया है उस मशीन को, और जो इनिशिएटिव है इसको भाषा दान भी इसको कहा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशंस के बारे में, तो जो व्हाट्सएप चैटबॉट है ये केवल रिस्पॉन्ड कर सकता है सिंपल क्वेरीज को अबाउट द, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई उससे संबंधित कोई क्वेरीज हैं तो इसके अंतर्गत वह प्रोवाइड करा सकता है। और ये इसकी जो लिमिटेशन है वह चैट जीपीटी की लिमिटेशंस के कारण है, क्योंकि ये जो चैट जीपीटी है ये इंटरनेट से रियल टाइम इंफॉर्मेशन इससे के अंतर्गत नहीं ले सकता। ये इसके अंतर्गत जो इसमें 2021 तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर ही ये इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करता है। तो ये जो लिमिटेशन है वह चैट जीपीटी की लिमिटेशन है, और इसके अंतर्गत ही अगर इसको अपग्रेड किया जाएगा तो ये अपने आप ही अपग्रेड हो जाएगा। इसके अलावा जो भाषा दान की अगर हम बात करें तो जो भाषा दान है एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य ये है कि क्राउड सोर्स किया जाए वॉइस डेटा सेट का जो कि मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में होगा। इसके अंतर्गत पीपल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो कि रिकॉर्डिंग इसकी जो रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद की, और जो कि एक तरीके से पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट है इसके अंतर्गत उसको पढ़कर उसको टाइप करके उस सेंटेंस को और उसको सुन सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं उस टेक्स्ट को इन द लैंग्वेज फॉर्म में। तो उसके माध्यम से ये एक तरीके से भाषा दान किया जा सकता है, पीपल के द्वारा इसके अंतर्गत कंट्रीब्यूट किया जा सकता है।
तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया भाषिनी इनिशिएटिव के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक और इनिशिएटिव मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इंडिया प्लान कर रहा है कि वह प्रपोज करेगा मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस ड्यूरिंग द जो उसकी G20 प्रेसिडेंसी है उसके अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो उद्देश्य है कि वे कोऑर्डिनेट करेगा मिलेट रिसर्च प्रोग्राम्स को एट द इंटरनेशनल लेवल। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इसको लॉन्च किया गया है कीपिंग इन माइंड कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके अंतर्गत जो क्लाइमेट रेजिलिएंट जो नेचर है मिलेट का, तो उसको इसके अंतर्गत ध्यान में रखकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इंडिया प्लान कर रहा है कि वह प्रपोज करेगा मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस को ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट करेगा जो मिलेट रिसर्च एंड प्रोग्राम जो चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनका इसका उद्देश्य है कि उनको कोऑर्डिनेट किया जाए, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको लॉन्च किया गया है कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है जो मिलेट्स की, साथ ही साथ ये क्लाइमेट रेजिलिएंट नेचर रखती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो इंडिया प्लान कर रहा है कि प्रपोज करेगा एक मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस यानी कि मीरा ड्यूरिंग द G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो जो मीरा है एक तरीके से आपकी इसका उद्देश्य है कि कोऑर्डिनेट करेगा जो इंटरनेशनल लेवल पर जो रिसर्च प्रोग्राम है उनको कोऑर्डिनेट किया जा सके। साथ ही साथ ये एक तरीके से यूनाइटेड नेशन ने जो डिक्लेयर किया था 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट, और साथ ही साथ जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो प्लान किया है कि एक इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाएंगे मिलेट्स को, तो उसी से जुड़ता हुआ ये एक इनिशिएटिव है। इसके अलावा इसको लॉन्च किया जाएगा इसमें ध्यान में रखते हुए कि इसकी जो क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है मिलेट्स की, साथ ही साथ इसका जो क्लाइमेट रेजिलिएंट जो नेचर है मिलेट्स का, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा इसका उद्देश्य होगा कि जो मिलेट रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड, साथ ही साथ जो कि सपोर्टिंग जो रिसर्च और जो मिलेट क्रॉप्स के अंतर्गत कर रहे हैं उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जा सके। साथ ही साथ ये एक तरीके का वेब प्लेटफॉर्म और जो कनेक्ट करेगा रिसर्चर और जो होल्डिंग जो इंटरनेशनल रिसर्च जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, साथ ही साथ जो प्लान करेगा कि प्रमोट किया जा सके मिलेट के कंजप्शंस और इससे संबंधित अवेयरनेस को भी इसके अंतर्गत बढ़ाया जा सके। और इसमें एक तरीके से इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा सीड मनी के रूप में, जिसके अंतर्गत जो ईच जो G20 मेंबर हैं, तो सबसे पहले तो सीड मनी के रूप में इंडिया इसके अंतर्गत कंट्रीब्यूट कर देगा। फिर आगे क्या होगा, जो G20 जो मेंबर हैं वे इसके अंतर्गत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके बजट के अंतर्गत मेंबरशिप फी के रूप में, और इसका जो सेक्रेटरीट होगा वह न्यू दिल्ली के अंतर्गत ही इसको स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मिलेट्स के बारे में, तो जो मिलेट्स होती है एक स्मॉल ग्रेन सीरियल्स होते हैं, और जो कि एक तरीके से जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, या जो कंगनी या जो इटालियन जो मिलेट्स होते हैं, या कुटकी और जो कोडो मिलेट्स जो इसके अंतर्गत रागी और जो आपके जो चना इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा ये जो क्रॉप्स होती हैं इनके लिए कम वाटर की आवश्यकता होती है इन द कंपैरिजन ऑफ राइस एंड बीट के, और इसमें जो एक आपको जो रेन फेड जो एरियाज हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है उन एरियाज में भी इनको बोया जा सकता है। इसके अलावा इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का इन द वर्ल्ड, और जो मेजर जो मिलेट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं वो सबसे ऊपर है राजस्थान, देन उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जो मिलेट्स इसमें जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं आपके एशिया एंड अफ्रीका के अंतर्गत, और ग्लोबली अगर हम ज्वार की बात करें तो जो मोस्ट वाइडली ग्रोन मिलेट क्रॉप्स है और इसका जो मेजर प्रोड्यूसर है वह US, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया है। और ज्वार के बाद बाजरा का नंबर आता है, जिसके अंतर्गत ये एक मेजर मिलेट क्रॉप है जो कि मेनली ग्रो किया जाता है अफ्रीकन कंट्रीज के अंतर्गत। इसके अलावा ये जो मेनली ये आपके खरीफ क्रॉप के अंतर्गत बाजरा को शामिल किया जाता है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया मीरा इनिशिएटिव के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉसी क्रिस्टल से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। जो कॉसी क्रिस्टल है एक मैटर है जो कि फॉर्म होता है ऑटोमेटिकली इन अ मैनर, जिसके अंतर्गत ये एक तरीके का एमॉर्फस जो सॉलिड्स होते हैं यानी कि अनाकार कार के जो आपके ठोस होते हैं ऑफ ग्लासेस,
साथ ही साथ जो प्रिसाइज जो पैटर्न होते हैं क्रिस्टल्स के, उसके आधार पर ये तैयार होता है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं कंसिस्ट करते हैं एटम्स जो कि अरेंज्ड होते हैं इन पैटर्न, जो कि अपने आप को रेगुलरली रिपीट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कॉसी क्रिस्टल्स होते हैं ये यूज किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन स्टिक जो फ्राइंग पेन्स होते हैं उनके लिए, साथ ही साथ नीडल्स फॉर एक्यूपंक्चर्स के लिए जो यूज की जाती हैं नीडल्स, साथ ही साथ सर्जरी, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स और रेजर ब्लेड्स के लिए इनको यूज किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो क्वासी क्रिस्टल्स होते हैं एक तरीके के मैटर होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं ऑटोमेटिकली इन द मैनर जिसके अंतर्गत जो कि एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ग्लासेस के, यानी कि अनाकार साइज के जो ग्लासेस होते हैं और जो प्रिसाइज पैटर्न होते हैं क्रिस्टल्स के, तो उसके थ्रू ये बनते हैं। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये जो क्रिस्टल्स होते हैं कंसिस्ट होते हैं एटम्स से, साथ ही साथ ये अरेंज्ड होते हैं इन द पैटर्न जो कि अपने आप को रिपीट नहीं करते। इसमें लिखा है रिपीट करते हैं अपने आप को रेगुलरली, तो ये अपने आप को रिपीट नहीं करते, इसी कारण से ये एमॉर्फस सॉलिड्स हो पाते हैं, यानी कि अनाकार साइज के हो पाते हैं। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो क्वासी क्रिस्टल है ये यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन स्टिकी जो फ्राइंग पेन्स होते हैं और जो एक्यूपंक्चर्स के लिए जो नीडल्स यूज की जाती हैं, सर्जिकल और जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रेजर ब्लेड्स होते हैं, उसके लिए ये यूज किए जाते हैं। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो क्वासी क्रिस्टल्स हैं साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक नया टाइप का क्वासी क्रिस्टल जो कि 12 फोल्ड सिमेट्री रखता है इन द सैंड हिल्स के अंतर्गत इन द नॉर्थ सेंट्रल नेब्रास्का यूएस के अंतर्गत इन्होंने फाइंड किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वासी क्रिस्टल्स की, तो एक तरीके से फॉर्म्ड होते हैं एटोमिकली। इसके अंतर्गत जो मैनर होता है, जो समवेयर जो आपको देखने को मिलेंगे, जो ग्लासेस होते हैं वे एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं और जो आपके प्रिसाइज पैटर्न्स क्रिस्टल्स के द्वारा एक तरीके से एटोमिकली आपको ये बने हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ ये जो क्रिस्टल्स हैं कंसिस्ट करते हैं अरेंज्ड इन अ पैटर्न, जिसके अंतर्गत ये जो इसमें जो एटम्स होते हैं अपने आप को रेगुलरली रिपीट नहीं करते। इसके अलावा जो क्वासी क्रिस्टल्स होते हैं फिजिकल लैटिस के फॉर्म में होते हैं विथ ट्रांसलेशंस डिसऑर्डर, और इसके अंतर्गत जो कि रिटेन करते हैं लोकल और रोटेशनल सिमेट्री को, जबकि जो परफेक्ट जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंतर्गत ट्रांसलेशंस और रोटेशनल सिमेट्री और उसके अंतर्गत ये आपको देखने को मिलती है और जो कि क्लोज पैक्ड में होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो जो क्वासी क्रिस्टल्स होते हैं ये एक बाइडली क्रिएट किए जाते हैं लैब्स के अंतर्गत, और जो कि एक तरीके से नोबल इलेक्ट्रिकल, फोटोनिक और जो मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज इसके अंतर्गत होती हैं, इसके अंतर्गत अदर मटेरियल्स में आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनका जो डोटोकैगोनल जो क्वासी क्रिस्टल्स होते हैं एक एग्जांपल है क्वासी क्रिस्टल्स का, जो कि एनी काइंड ऑफ फॉर्मली जो आपके इलेक्ट्रिकल जो डिस्चार्ज होते हैं उसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें, तो इसका यूज किया जाता है नॉन स्टिकी जो आपके फ्राइंग पेन्स होते हैं या एक्यूपंक्चर्स की जो नीडल्स होती हैं, सर्जरी, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स या रेजर ब्लेड्स के अंतर्गत इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा ये जो सिलेक्टिव जो सोलर एब्जॉर्बर्स होते हैं, पावर कन्वर्जन्स या जो ब्रॉड वेवलेंथ जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, या जो इसमें बोन रिपेयर्स या प्रोस्थेसिस एप्लीकेशंस के अंतर्गत इसका यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया क्वासी क्रिस्टल्स के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक डिसीज से संबंधित जिसका नाम है लिम्फेटिक फ्लेरेसिस, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो लिम्फेटिक फ्लेरेसिस होता है इसको कॉमनली जाना जाता है एलिफेंटेसिस के रूप में, जो कि एक तरीके की नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इन्फेक्शन होता है यूजली एक्वायर्ड किया जाता है इन द चाइल्डहुड, जिसके कारण से ये हिडन डैमेज करता है उसके लिम्फेटिक सिस्टम में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो लिम्फेटिक फ्लेरेसिस होता है ये इम्पेयर कर देता है लिम्फेटिक सिस्टम्स को, और जो कि एक तरीके से एबनॉर्मल श्रिंकिंग कर देता है बॉडी पार्ट्स को। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है, ये जो लिम्फेटिक जो फ्लेरेसिस होते हैं इसको एलिफेंटेसिस के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि हाथी पांव के रूप में भी जाना जाता है, जो कि एक तरीके की नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है।
तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो इन्फेक्शंस है यूजुअली चाइल्डहुड में ही ये आपको इन्फेक्टेड हो जाते हैं और जिसके कारण से इसके अंतर्गत हिडन डैमेज हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम को। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो लिम्फेटिक जो फ्लेरेसिस होते हैं वो इम्पेयर्स कर देते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को, जिसके कारण से एबनॉर्मल श्रिंकिंग नहीं बल्कि इसके अंतर्गत एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाता है, ना कि श्रिंकिंग। तो जैसे कि हाथी पांव जैसा पे दिखने लगता है तो इनलार्जमेंट हो जाता है बॉडी पार्ट्स का। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन को, जिसका उद्देश्य है कि जो फ्लेरेसिस जो डिसीज है उस ट्रांसमिशन को इसमें एंड किया जाए। अगर हम बात करें फ्लेरेसिस के बारे में तो जो लिम्फेटिक जो फ्लेरेसिस है इसको कॉमनली जाना जाता है एलिफेंटिसिस के रूप में, जो कि एक तरीके की नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है और इसका जो ट्रांसमिशन होता है इन्फेक्टेड इसके अंतर्गत होता है फ्लेरेसिस पैरासाइट्स के द्वारा, जो कि ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमन थ्रू द मॉस्किटोज के माध्यम से। इसके अलावा जो इन्फेक्शंस होते हैं यूजुअली एक्वायर्ड हो जाते हैं चाइल्डहुड में और जिसके कारण से ये हिडन डैमेज करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को। इसके साथ ही साथ इसके इफेक्ट की अगर हम बात करें तो जो लिम्फेटिक जो फ्लेरेसिस होता है एक तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम को ये खराब कर देते हैं, जिसके कारण से ये एबनॉर्मल इनलार्जमेंट होने लगता है बॉडी पार्ट्स का, जो कि एक तरीके से पेन का कारण बनता है और जो सीवियर डिसेबिलिटी और सोशल स्टिग्मा भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इसमें जो लोग होते हैं जो डिसीज इससे सफ़र करते हैं लिम्फेडेमा से, तो जो इसके अंतर्गत एलिफेंटिसिस से, तो इन मैन के अंतर्गत जो स्वेलिंग आ जाती है स्क्रॉटम में और जो कॉल किया जाता है हाइड्रोसील के रूप में। तो ये जो मैन का जो स्क्रॉटम होता है उसके अंतर्गत इसके जो स्वेलिंग आ जाती है जिसको हाइड्रोसील के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो पैरासाइट का नाम है बुचेरिया ब्रैंकोफिटाई। इसके अलावा जो इसमें जो बैक्टर है अफ्रीका के अंतर्गत जो मोस्ट कॉमन बैक्टर है एनाफ्लिस मच्छर का, और जो अमेरिका के अंतर्गत भी ये देखा जाता है। ये जो क्यूलेक्स एक क्योफेसिकटेस एक तरीके का एक बैक्टर है जिसका नाम ये है। साथ ही साथ जो एडिस है जो मॉन्सोनिया एक ट्रांसमिट करता है इन्फेक्शन पैसिफिक एंड एशिया रीजन में। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो डाई इथाइल जो कार्बेमेंजाइन है जो ड्रग ऑफ चॉइस है, इसके अंतर्गत जो ड्रग किल कर देती है माइक्रोफ्लेरी को और जो सम एडल्ट बॉम्ब्स को भी इसके अंतर्गत ये किल कर दिया जाता है। तो इसके कॉजेटिव एजेंट का नाम ध्यान रखिएगा जो पैरासाइट जो बुचेरिया ब्रैंकोफिटाई के द्वारा ये फैलता है। और इसके अलावा जो बैक्टर है जो कि अफ्रीका के अंतर्गत पाया जाता है वह कौन सा है, क्यूलेक्स क्यूफेसिकेटस। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया फ्लेरेसिस के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेब 3.0 से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है जो फर्स्ट जनरेशन है वर्ल्ड वाइड बेब का यानी कि बेब 1.0 का, उसके अंतर्गत प्राइमरली ये कलेक्ट करता है स्टैटिक वेब पेजेस को, जो कि प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन इन वन वे कम्युनिकेशन स्टाइल के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो वेब 2.0 है ये इंट्रोड्यूस कराता है यूजर जनरेटेड कंटेंट को, सोशल मीडिया इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस इसके अंतर्गत अलाउ होते हैं ग्रेटर यूजर्स पार्टिसिपेशंस एंड कोलैबोरेशन। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो वेब 3.0 है जिसका उद्देश्य होता है कि ये क्रिएट कराता है मोर डिसेंट्रलाइज्ड एंड सिक्योर इंटरनेट, साथ ही साथ जो लिबरेजिंग टेक्नोलॉजी है जैसे कि ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स, तो इसके अंतर्गत ये प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो वेब 1.0 होता है वह एक तरीके का प्राइमरली कलेक्शन होता है स्टैटिक वेब पेजेस इसके अंतर्गत होते थे और जो कि प्रोवाइड कराते थे वन वे कम्युनिकेशन स्टाइल में। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा वेब 2.0 जो होता है वह यूजर जनरेटेड कंटेंट होते हैं, यानी कि यूजर जैसे जनरेट करता है कंटेंट को उसके अंतर्गत इसमें जनरेट कर सकता है। साथ ही साथ सोशल मीडिया एंड इंटरेक्टिव जो एप्लीकेशंस हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया,
वो इसके अंतर्गत अलाउ किए जाते हैं और जो ग्रेटर यूजर पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये एक तरीके से जो वेब 3.0 जो होगा वे मोर डिसेंट्रलाइज होगा। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो जो नेट पर जो कब्जा है वह कुछ ही कंपनियों का है, तो अब जो वेब 3.0 का पे एक मोर डिसेंट्रलाइज्ड वे में होगा और जो कि एक सिक्योर इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा और जो लिबरेज जो टेक्नोलॉजीज होंगी जैसे कि ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या डिस्ट्रीब्यूटेड जो लेजर्स हैं उसके अंतर्गत इन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसमें सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जो कि रिक्वायर्ड है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोमेस्टिक लेजिस्लेशन रिलेटेड टू जो क्रिप्टो एसेट्स हैं वेब 3 सेक्टर और जो वेब 3 सेक्टर्स हैं उसके लिए, तो उसके लिए एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की आवश्यकता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के बारे में, तो जो वेब 3.0 टेक्नोलॉजी है ये सिंपली थर्ड जनरेशन इंटरनेट होगा जो कि इवॉल्व होगा फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि प्रीवियस वर्जन होगा 1.0 और वेब 2.0 से। अगर हम बात करें जैसे कि अभी हमने बात की वेब 1.0 की जो कि वन वे कम्युनिकेशन स्टाइल था, यानी कि इसमें जो स्टैटिक वेब पेजेस इसमें आपको देखने को मिलते थे। इसके अलावा ये जो वेब 2.0 थे तो जिसमें जो यूजर था, यूजर का जो पार्टिसिपेशन और कोलैबोरेशन के माध्यम से इसमें डेटा जनरेट होता था, तो ये भी इसके अंतर्गत हम देख चुके हैं। इसके अलावा जो वेब 3.0 का वह इसमें आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो डिसेंट्रलाइज एंड सिक्योर इंटरनेट कनेक्ट वेब सिस्टम होगा जिसके अंतर्गत ये जो लिवरेजेस जो टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या डिस्ट्रीब्यूटेड जो लेजर्स होंगे उनका ये यूज करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके की फीचर्स क्या होंगे वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के, तो ये सबसे पहले डिसेंट्रलाइज होगा। इसमें जो डेटा एंड एप्लीकेशन जो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे अक्रॉस द मल्टीपल नोड्स पे होंगे और जो कि क्रिएट करेगा मोर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को, इंटरनेट को। इसके अलावा इसकी जो इंटर ऑपरेबिलिटी होगी, जो डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं, जो सिस्टम जो वर्क वह एक तरीके से सीमलेसली एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और क्रिएट कर सकेंगे मोर कनेक्टेड डिजिटल इकोसिस्टम को। और ये एक तरीके से इसमें जो क्योंकि डिसेंट्रलाइज होगा तो ये एक तरीके से ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी ये होगी इसके साथ में जुड़ी हुई होगी, क्योंकि जो वेब 3.0 जो क्रिएट्स करेंगे मोर सिक्योर एंड ट्रस्ट वर्दी इंटरनेट को, जिसके अंतर्गत जो यूजर्स होंगे ग्रेटर कंट्रोल होगा उनका, साथ ही साथ जो पर्सनल डेटा एंड ट्रांजैक्शंस भी उनके द्वारा कंट्रोल किए जा सकेंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होंगे। जो वेब 3.0 होगा ये एक तरीके से ग्रेटर यूज कर पाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज का, जो कि इनेबल करेगा मोर पर्सनलाइज्ड वे में आपको एक तरीके से इंटेलिजेंट जो एप्लीकेशंस हैं, जो सर्विसेज हैं इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। इसके अलावा जो सीमेंटिक जो वेब है जैसे कि डेटा जो इसके अंतर्गत जो स्ट्रक्चर किया जाएगा उसके अंतर्गत अलाउ करेगा मशीन्स को कि वह बेटर अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रेटेट कर सके इनके डेटास को। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपका फॉरएवर केमिकल से संबंधित है जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो केमिकल्स होते हैं परसिस्टेंट होते हैं, साथ ही साथ ये बायो एक्यूमुलेट हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत, जो कि पोटेंशियली कॉज हो सकते हैं हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रिस्क से संबंधित। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि अफेक्ट कर सकते हैं एंटायर फूड वेब को, जिसके अंतर्गत प्लैंकटॉन्स, फिश, सील या एपेक्स एनिमल जैसे कि पोलर बियर्स, और जो कि एक तरीके से लोकल कम्युनिटीज को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो केमिकल्स होते हैं परसिस्टेंट होते हैं, यानी कि लगातार एनवायरनमेंट में बने होते हैं, साथ ही साथ ये बायो एक्यूमुलेट हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत, जो कि पोटेंशियली कारण बनते हैं हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रिस्क का। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये अफेक्ट कर सकते हैं एंटायर फूड वेब को, जिसके अंतर्गत प्लैंकटन, फिश, सील या एपेक्स एनिमल जैसे कि पोलर बियर और लोकल कम्युनिटीज को भी ये प्रभावित कर सकते हैं। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 एंड 2। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो ऑक्सफोर्ड ने स्टडी की है जिसके अंतर्गत जो नॉर्बियन जो आर्कटिक जो आइस है उसके अंतर्गत ये प्रभावित पाई गई है अलार्मिंग लेवल ऑफ टॉक्सिक PFAS से।
यानी कि पर एंड पॉलीफ्लोरोनेटेड जो एल्केलिल जो सब्सटेंस है उससे ये प्रभावित पाई गई है, जिसको फॉरएवर केमिकल्स भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके इम्पैक्ट की, तो ये जो केमिकल्स होंगे परसिस्टेंट होते हैं, यानी कि लगातार एनवायरनमेंट में बने रहते हैं, और जो ये बायो एक्यूमुलेट हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत, जो कि पोटेंशियली कारण बन सकते हैं हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रिस्क का। इसके अलावा इनका फर्दर कंटेमिनेशन का भी खतरा है, जैसे कि ये जो केमिकल्स हैं ग्लेशियर्स के अंतर्गत ये अंदर जा सकते हैं, डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम में ये प्रवेश कर सकते हैं, जैसे कि आर्कटिक जो फजार्ड है या जो टुंड्रा के अंतर्गत ये अंदर भी जा सकते हैं। इसके अलावा ये अफेक्ट कर सकते हैं एंटायर फूड वेब को, जिसके अंतर्गत प्लैंकटन, फिश, सील या जो एपेक्स एनिमल है वहाँ के पोलार बियर, उनको ये प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ की लोकल कम्युनिटी को भी ये प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो PFAS के बारे में, तो जो PFAS है एक क्लास ऑफ जो 12,000 जो केमिकल्स होते हैं, जिनको अक्सर 1000 ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंतर्गत फॉर द रजिस्ट वाटर या स्टेन्स या हीट के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो ये एक तरीके के ये केमिकल्स होते हैं जिनको फॉरएवर केमिकल्स भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्योंकि इनको फॉरएवर केमिकल्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये नेचुरली इसके अंतर्गत एनवायरनमेंट के अंतर्गत इनका ब्रेकडाउन नहीं होता, और ये एक तरीके से लिंक्ड होते हैं कैंसर, लीवर डिसीज, किडनी स्ट्रेस या फैटल जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अदर जो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ये कारण बन सकते हैं। इसके अलावा इनके जो यूजेस होते हैं ये एक तरीके से कॉस्मेटिक्स में यूज किए जाते हैं, जैसे कि हेयर कंडीशनर, फाउंडेशन क्रीम, सनस्क्रीन आदि में। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में स्मार्टफोन्स में इसका यूज किया जाता है, टेक्सटाइल के रूप में वाटर प्रूफ जो क्लॉथिंग होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ यूटेंसिल्स जो आपके जो बर्तन होते हैं उसमें जो नॉन स्टिक जो फ्राई पैन जो आप यूज करते हैं उसके अंतर्गत भी इसका यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया फॉरएवर केमिकल्स से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक स्पीसीज बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आप ब्लैक बग से संबंधित आपसे चर्चा की गई है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ब्लैक बग यानी कि इसका जो साइंटिफिक नेम है एंटीलोप सर्विकाप्रा, ये एक नेटिव है इंडिया एंड नेपाल का। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये स्टेट एनिमल है पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश का। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो IUCN स्टेटस है वह वल्नरेबल है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो ब्लैक बग है जिसका साइंटिफिक नेम है एंटीलोप सर्विकाप्रा, जो कि नेटिव है इंडिया एंड नेपाल का, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये स्टेट एनिमल है पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश का, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसके अलावा इसका जो IUCN स्टेटस है वह वल्नरेबल नहीं बल्कि नियरली थ्रेटेंड है, तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा A1 एंड 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो आपके ब्लैक बग जो पॉपुलेशन है ये इंक्रीज हो गई है 3 टाइम्स इन द ओडिशा के गंजम जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत। इसमें इसका भी अभी कई सालों में कोई भी पोचिंग का केस यहाँ पर देखने को नहीं मिला, और इनका जो नंबर है ये इंक्रीज हो गया है। 2011 में यहाँ की जो पॉपुलेशन थी जो ब्लैक बग की वह 2000 थी, जो 2022 में बढ़कर 7000 हो गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से मेजर्स अपनाए गए, तो इम्प्रूवमेंट किया गया है यहाँ पर हैबिटेट का। यहाँ पर जो साल्ट लेक और जो वाटर होल्स थे उनको क्रिएट किया गया, और वॉच टावर और रेस्क्यू कम ट्रीटमेंट सेंटर भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन किया गया है यहाँ के लोकल पीपल्स के द्वारा, फॉरेस्ट स्टाफ के द्वारा, जैसे कि बिश्नोई ट्राइब है वेस्टर्न राजस्थान के अंतर्गत, बाला जो राजपूत हैं सौराष्ट्र के अंतर्गत, साथ ही साथ पीपल ऑफ गंजम डिस्ट्रिक्ट भी हैं जो उड़ीसा के अंतर्गत वे प्रोटेक्ट करते हैं ब्लैक बग को, जो कि एक तरीके से इनको कंसिडर करते हैं गुड लक के इंडिकेटर के रूप में। साथ ही साथ उनका एक तरीके का कॉमन बिलीफ ये है कि जितना ज़्यादा ये एनिमल खाएंगे, जितना ज़्यादा ब्लैक बग इनके जो फसल है उनको चरेंगे, उससे उतनी ही ज़्यादा इनकी एग्रीकल्चर जो यील्ड है वह बढ़ेगी। साथ ही साथ जहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए, रोड हम्प्स बनाए गए, उसको इंस्टॉल करने से जो वल्नरेबल एरिया के अंतर्गत जो एक्सीडेंट होते थे इनके, तो वह इससे रुक गए। साथ ही साथ अगर हम बात करें ब्लैक बग की, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है एंटीलोप सर्विकाप्रा है, जो कि नेटिव है इंडिया एंड नेपाल का। साथ ही साथ ये जो रीजन्स हैं आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड उड़ीसा के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो इनके जो फीचर्स की, तो ग्रासलैंड स्पीसीज हैं ये, और जो फास्टेस्ट एनिमल है इन द वर्ल्ड,
चीता के बाद में साथ ही साथ ये डायरोनल है, यानी कि जो एक्टिव रहते हैं मेनली ड्यूरिंग द डे के समय पे। साथ ही साथ ये जो स्टेट एनिमल हैं पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश के। और इनके अगर हम कल्चरल इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये सिंबल माने जाते हैं प्योरिटी, गुड लक ऑफ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के अंतर्गत दोनों में इसको गुड लक एंड प्योरिटी का सिंबल माना जाता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, तो उसके अंतर्गत जो 6 स्केड्यूल हैं उसके अंतर्गत स्केड्यूल 1 के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। इसके अलावा आयुष्मान स्टेटस के अंतर्गत भी इनको नियरली थ्रेटन रखा गया है और जो साइट्स जो लिस्ट होती है उसके अपेंडिक्स 3 में इसको शामिल किया गया है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया ब्लैक बक से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जेईएस एकेडमी। थैंक यू।